हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल सरण, आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अपने जो डिस्कस कर रहे थे हार्मोनिक, सॉरी, जो हाइड्रोजन एटम है उसके बारे में अपनी चीजें चल रही थी। ठीक है, तो उसके अंदर अपने रफली वर्क के अंदर ई आपको कैलकुलेट करने की जरूरत तो है नहीं, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। दो तीन फॉर्मूले आपको जो लिखवाए हैं वो आप याद रखोगे। तो फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जो प्रोसेस है ये अपना 12th पार्ट अपना जो एटॉमिक का होता है उसके अंदर 12th के अंदर वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, पर वो अपने पढ़ते नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं है आरपीसी के। तो यहाँ देखो अपने पास बोहर के जो पोस्टुलेट थे, बोहर के तीन पोस्टुलेट थे। बोहर के तीन पोस्टुलेट क्या थे कि जो पार्टिकल है वर्ताकार कक्षाओं में क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, और उसको गति करने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल है वो कौन प्रोवाइड करेगा, कूलाम आकर्षण बल जो आपके पास है। कूलाम आकर्षण बल जो होता है आपके पास, वो आपको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो के जेडी स्क्वायर है ना, K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, समीकरण नंबर एक। दूसरा अभिकृत क्या कहता है, बोर का पोस्टुलेट क्या कहता है कि उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा जहां इसका कक्षीय कोणीय संवेग या जो एमवीआर होता है वो क्या होता है, H/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, तीसरा पोस्टुलेट कहता है कि जब पार्टिकल एक स्टेट से, इनिशियल से जब फाइनल स्टेट में जाएगा, तो उनके जो एनर्जी गैप होगा, उनकी जो एनर्जी में जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसके इक्वल क्या कर देगा, विकिरण को उत्सर्जित कर देगा, रेडिएट कर देगा। ठीक है ना, ये अपने पास क्या थे, पोस्टुलेट से। इनको यूज करके अपने क्या निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, देखो, और यहां से देखो अपने पास जो ई आता है, ई क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 1/2 एमवी स्क्वायर, या कह दो एन वी एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब क्या है, एनवी कक्षा के अंदर जो आपका वेग होगा वो। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के जेड ई स्क्वायर बटा आर एन, इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, यहाँ आपने को क्या करना है, वी एन और आर एन गायब कर दो। देखो, जो आपने ई निकाला था ना वो जाके देखो, उसके अंदर वी एन और आर एन नहीं है, इन दोनों को गायब कर दो, आपका आंसर है आ जाएगा। करें गायब, आ जाओ, गायब करते हैं। यहीं से देख लो, आर से इसको सोल्व करूं मैं, आर से आर चला गया, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, वी स्क्र बराबर के जेड ई स्क्र बटा एम आर। तो वी स्क्र का मान तो ये हो जाएगा। ठीक है, वी स्क्र का ये मान हो जाएगा, रख दो वी स्क्र का ये मान, तो क्या हो जाएगा, 1/2 के जेड ई स्क्र बटा एम आर। ठीक है, यहाँ पे पहले से एम है, माइनस का के जेड स्क्र बटा आर एन, यहाँ भी आर एन कर दो, एम से एम चला गया। देखो, ये के जेड स्क्र बटा आर है, ये के जेड स्क्र बटा आर है, ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1 है, तो माइनस का क्या बच गया, 1/2। ये आ गया माइनस का 1/2 के जेड स्क्र बटा आर एन। अब अपने को यहाँ पे आर एन का मान रखना है, आर एन का मान निकाले। आर एन का मान तो ये दोनों अपने पास, आर एन का मान कैसे निकालोगे, आर एन का मान निकलेगा, ये ध्यान रखना वापस वी नहीं आना चाहिए। आर एन का मान निकालना और वी को गायब करना है। ठीक है, तो दिमाग लगाओ, कैसे करोगे। दिमाग आप इस तरीके से लगा सकते हो कि ये वी स्क्र है, तो यहाँ से वी स्क्र का मान निकालो और इसमें पुट कर दो, तो क्या बचा, आर ही बचा, और कुछ तो बचा नहीं। इसको सोल्व करोगे तो आर का मान आ जाएगा। ठीक है, तो मैं समीकरण दो को, दो से वी स्क्र का मान निकालूं तो क्या होगा, NH/2 पाई, आर नीचे एम नीचे, और दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो वी स्क्र आ गया, वो मान इसके इक्वल रख दो। रखो, वी स्क्र कितना आएगा, यहाँ से आएगा एन स्क्र एच स्क्र 2 पाई, दो दूने 4, पाई का स्क्र एम, वी है ना, एम का स्क्वायर। ठीक है, एम का स्क्वायर और नीचे आर है, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर है ना। वी स्क्वायर क्या आ गया, एम स्क्वायर आर स्क्वायर वो नीचे चला गया, इधर एन स्क्वायर एच स्क्वायर कौन है, 4 पाई का स्क्वायर। ओके, अब देखो इसका मान किसके इक्वल है अपने पास, के जेड स्क्वायर बटा एम। हाँ, सॉल्यूशन करो, एम से एम चला गया, आर से आर चला गया, तो अपने पास यहाँ से आर क्या आ गया, आर आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इधर आ जाएगा एम, इधर आ जाएगा आर, और इधर आ जाएगा के, इधर आ जाएगा जेड, इधर आ जाएगा ई स्क्वायर। ओके, ये अपने पास क्या आ गया, आर आ गया, आर आ गया ना। ये आर का मान अपने यहाँ पे रखेंगे, तो अपने पास क्या आ गया, देखो ई का मान जो है, या ई कह दो चाहे ई एन कह दो, ये आ गया अपने पास माइनस का 1/2 के जेड स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर, नीचे क्या है आर एन का मान रख दो यहाँ से, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर, 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 के जेड स्क्वायर क्या आएगा, के जेड स्क्वायर, के जेड स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर, के जेड स्क्वायर। एम आर तो चला गया ना, आर इधर था, तो 4 पाई स्क्वायर एम
आर चला जाएगा, के जेड स्क्वायर है ना, यहाँ आर नहीं है, यहाँ भी आर है, नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा मान अपन ने रख दिया, के जेड स्क्वायर सीधा सीधा रख दिया, आर एन का मान रख दिया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, करोगे तो क्या आएगा, ये आ बन गया अपने पास ए स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4, और बोलो 4 से इसको काट दो तो ये बनेगा 2 पाई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास मान रख गया, मान बन गया, इसमें सारे मान रख दो, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये मान आपको ई का जो फॉर्मूला निकाला था उसमें मिल जाएगा। क्या ये एम के स्क्वायर ई की पावर 4 टू एच कट स्क्वायर, बना लो, ये एच कट बना सकते हो ना। एच अपॉन 2 पाई क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई क्या होता है, एच कट होता है, तो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर था, तो मतलब ये क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर क्या हो गया, एच कट का स्क्वायर है ना, तो ये क्या बनेगा, ये बन गया माइनस का के स्क्वायर जेड स्क्वायर बटे में 2 रहेगा ई की पावर 4, और इधर ये बन गया एच कट का स्क्वायर एन स्क्वायर, और इधर आगे एम, ये है क्या देखो, ये अपने पास यहाँ देखो एम स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4, एम स्क्वायर एम ई के स्क्वायर ई 4, एम ई स्क्वायर के स्क्वायर ई 4 बाई 2 एच कट स्क्वायर बाई 2 एच कट स्क्वायर है ना। ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया, ई एन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब 4 एच एटम हाइड्रोजन की बात करोगे, एच क्या रख दो, 1 रख दो, वरना एच वन है, सॉरी एन 1 रख दो, वरना एन 1 है, सॉरी जेड वन रख दो है ना, जेड वन रख दो, बाकी 1 मत रखो, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ई एन बराबर आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर जेड का मान 1 ई की पावर 4 एम ई, याद रखना ये मास किसका आता है, इलेक्ट्रॉन का आता है। ओके, अब बात ये भी आ सकती है कि सर ये इलेक्ट्रॉन का मास कैसे है, देखो जब प्रोटॉन घूम रहा होगा, प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तो जो रिड्यूस मास होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन का मास इंटू इलेक्ट्रॉन का मास बटा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास बहुत अभी है, भाग दे दो, क्या बनेगा एम ई, इसमें भाग दोगे 1, और इसमें एम ई बटा एम पी, जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना होता है ना, तो ये बड़ा है, तो ये लगभग जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास है एम ई, इसलिए हमने जो मास है उसकी जगह डायरेक्टली एम ही यूज किया है। ओके, बाकी चाहो तो आप यहाँ पे कितना मान भी रख सकते हो, के का मान भी रख सकते हो, ये अपने पास जूल में आता है ना, के का मान भी रखोगे तो आप इसको कैसे भी मोल्ड करना है आप इसको चेंज कर सकते हो। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 13.6 बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से आपके पास जो ई एन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बाकी आपको फॉर्मूले जो है, जो रिलेशन जो है वो पीछे मैंने लिखवा दिया आपको, ई एन का जो अपने पास ये डिपेंडेंसी आती है, के स्क्वायर पे कैसे, ई स्क्वायर ई 4 पे कैसे, एम पे कैसे, जेड पे कैसे। ठीक है, ये सारी की सारी याद रखनी है। ओके, और ये अपने पास जो कंप्लीट अपने पास इसका मान है वो भी याद रखना है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एच एटम, वो लिख लो। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है एच एटम के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखो अपने पास क्या है, पहले चीज आती है डीजेनेसी। डीजेनेसी हिंदी में आप कहते हो अपभ्रष्टता। अपभ्रष्टता क्या होगी, देखो जो आपका ई आया था ना वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है, पर एन के संगत तो अलग अलग मान होंगे, एन के संगत एल भी होगा, एम भी होगा, एस भी होगा, तो बहुत सारी ऐसी स्टेट आएगी एन के अंदर जिनके लिए एनर्जी क्या होगी, समान होगी, तो वो जितने भी लेवल क्रिएट होंगे, एक एन के संग जितने लेवल क्रिएट होंगे वो क्या कहलाएगी, उस एन की कह दो या उस एनर्जी लेवल ई एन की क्या कहलाएगी, डीजेनेसी कहलाएगी, है ना, उस स्टेट की, उस कोर्स की, उस अवस्था की क्या कहलाएगी, अपने पास है डीजेनेसी कहलाती है। डीजेनेसी में जो याद रखना है आपको वो मैं आपको डायरेक्टली लिखवा देता हूँ, उसके बाद समझा भी दूंगा कैसे आया है। तो डीजेनेसी अपने पास आएगी, मान लो कोई एन स्टेट है उसकी डीजेनेसी आएगी, वो अपने पास आएगी हमेशा कितनी, एन स्क्वायर, कितनी आएगी एन स्क्वायर। ये कब आएगी, जब आपने स्पिन को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग, ये कब है, विदाउट कंसिडरिंग, मतलब जब आपको क्वेश्चन में बोला कि विदाउट स्पिन बताओ कि डीजेनेसी कितनी होगी, तो आपको कितना लिखना है, एन स्क्वायर लिखना है। बोल दे विद स्पिन बताओ तो ये कितनी होगी, 2n स्पिन बोलना है। ठीक है, विद कंसिडरिंग, विद कंसिडरिंग स्पिन। ठीक है, तो डीजेनेसी है एन की वो क्या हो जाएगी, ऊपर इधर हो जाएगी एन स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगी 2n स्क्वायर। ठीक है, तो एन स्क्वायर आपका विदाउट कंसिडरिंग स्पिन है, इलेक्ट्रॉन स्पिन है, और ये अपने पास क्या है, विद कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन स्पिन। ओके,
अब देखो ये कैलकुलेट करना है तो अपने कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो अपने पास n का मान क्या आता है? n का मान अपने पास क्या आता है? जीरो, सॉरी जीरो नहीं आता, एक दो तीन चार, ये कुछ भी आता है और ये चल के n तक चलता रहेगा, तो इन्फिनिट तक चलता रहता है। इसके करस्पॉन्डिंग l आता है, वो क्या होता है? l का मान होता है जीरो से लेकर के n माइनस वन तक मान होता है। और जो m आता है फिर वो कितना आता है? वो आता है माइनस l से लेकर के माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक। सॉरी देखो, तो या फिर m का मान आप क्या कह सकते हो? अगर l है तो माइनस एल से प्लस एल कितना हो गया? एक एल, फिर जीरो, फिर एल, मतलब टू एल प्लस वन। समझ रहे हो? माइनस एल वाला, एक प्लस एल वाला, दो तो ये हो गया, एक बीच वाला। तो अगर एल का एक मान है, मतलब मान लो एल का मान कितना है? वन है, तो ये माइनस वन आएगा, जीरो आएगा और वन आएगा। यहाँ कितने मान आए? तीन, वहां कितना? एक। ओके, तो प्रत्येक बार क्या होगा? दो से एक अधिक, मतलब यहाँ अगर एन है ना, तो यहाँ पे उसका दो गुना, ये एल है तो इसका दो गुना प्लस एक। एक अलग एक तो ये हो गया, बाकी ये साइड में दो गुना चल ही रहे। m का मान क्या आएगा? टू एल प्लस वन आएगा। ओके, अब आप देखो टोटल जो मान आएगा, ये टोटल जो डीजेनेसी आएगी, वो कितने किस पे डिपेंड करेगी? यहाँ m पे डिपेंड करेगी, है ना। और m का जो मान है वो क्या है अपने पास? टूएल्व प्लस वन है। देखो टूएल्व प्लस वन है और l का मान भी तो चेंज हो रहा है। l का मान कहाँ से कहाँ हो रहा है? जीरो से लेकर के n माइनस वन तक आ रहा है। जब इसको सोल्व करोगे ना आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा? अपने पास डीजेनेसी आएगी। निकाले डीजेनेसी, आ जाओ डीजेनेसी निकालते हैं। देखो l का मान पहले जीरो रखो, क्या आएगा? वन। ओके, अब l का मान क्या रखो आप? वन रखो। वन रखोगे तो थ्री, और आगे और क्या रखोगे? टू रखो तो फाइव। इस तरीके से रखते जाओ। लास्ट वाला क्या आ जाएगा? दो गुना एन माइनस वन प्लस वन। तो ये अपने पास कितना आ गया? प्लस टू एन माइनस टू। तो ये आ गया अपने पास प्लस टू एन माइनस टू, तो ये आ गया प्लस टू एन माइनस वन, है ना। यहाँ से माइनस टू, ये प्लस का वन है, और ये वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, इस तरीके से चीजें चलती रहेगी। ओके, अब इसका क्या करो? एडिशन करो। एडिशन करोगे तो क्या आता है? एडिशन क्या आता है? अपने पास n पदों की श्रेणी का n बाई टू, ए प्लस का l। ठीक है, n बाई टू का मतलब क्या है? कि टोटल पद कितने हैं? टोटल पद कितने हैं? यहाँ कितने पद आएंगे? n पद आएंगे, है या नहीं? देखो एक से लेकर के n तक ये वैल्यू कितनी थी? n थी, तो जीरो से लेकर के n माइनस वन तक कितनी होगी? n ही होगी। तो ये टोटल पद कितने हैं? n ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? n पद, है ना। n बाई टू, ए प्लस एल, पहला पद कितना है? वन, प्लस एल क्या होता है? एल होता है लास्ट पद, ये लास्ट जो आपका स्टेप है, कितना है? टू एन माइनस वन। क्या आएगा? टू एन माइनस वन। वन से वन चला गया, तो ये आ गया अपने पास टू एन। टू एन है तो टू से टू कट जाएगा, क्या बन गया? एन स्क्र। तो अपने पास डीजेनेसी कितनी आ गई? एन स्क्र। यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। अगर ये तो क्या थी? एन स्क्र था, ये क्या आ गई? डीजेनेसी आ गई अपने पास, ठीक है। और ये कब आई है? विदाउट कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन स्पिन, विदाउट कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन स्पिन। अब देखो अगर आपने स्पिन को कंसीडर करते हैं तो डीजनेसी इस फैक्टर से बढ़ जाती है, टू एस प्लस वन से। वहां एस क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन स्पिन कितनी है अपने पास? स्पिन हाफ। ये पार्टिकल जो है वो कौन सा है? ठीक है, पार्टिकल कौन सा भी हो सकता है, अपने पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तो ये आएगा दो गुना इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है हाफ। तो दो से दो गया, ये क्या आ गया? दो। दो का फैक्टर आ जाएगा स्पिन को कंसीडर करोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आफ्टर कंसीडरिंग स्पिन, आफ्टर कंसीडरिंग स्पिन, स्पिन की बात करने के बाद, स्पिन की डीजेनेसी को इंक्लूड करने के बाद, जो डीजेनेसी है वो कितनी आएगी अपने पास? ये आएगी दो गुना एन स्क्र। यहाँ पे दो क्या है? टू एस प्लस वन से आया है, और जो एन स्क्र है वो तो आपका पहले से ही है, ठीक है। तो डीजेनेसी कंसीडर करने के बाद जो आपकी, सॉरी स्पिन कंसीडर करने के बाद जो डीजेनेसी अपने पास आएगी वो कितनी आएगी? टू एन स्क्र आएगी। ओके, और एक चीज देखो इसके अंदर, क्या? कि जो आप साई लिखते हो, जो आप साई लिखते हो, साई के अंदर अगर आप इसकी बात करो, एन का मान वन है, एन का मान अगर आप वन रखते हो, सॉरी जो भी आप बात करते हो यहाँ की, ये किस पे डिपेंड करता है? एलएम पे डिपेंड करता है ना, एलएम पे डिपेंड करता है। अगर अपने पास इसमें क्या हो जाए? एल इजिकल टू जीरो हो जाए, अब आपको पता है एल इजिकल टू जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, और थ्री भी हो सकता है। ये क्या आता है? एस ऑर्बिटल, और ये पी, ये डी, ये एफ। एस की शेप होती है ना, वो गोलाकार होती है। क्या होती है? गोलाकार। पी की होती है ऑर्बिटल, ऐसा करके कुछ होता है। और डी की होती है डबल ऑर्बिटल, ऐसा करके अपने पास शेप चलती रहती है, ठीक है। तो एस की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। जो स्फेयर होता है ना, उसमें चीजें जैसे ही आप सेंटर पे और थोड़े से आगे जाओगे ना, चीजें आर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, क्योंकि
प्रत्येक के लिए क्या है, थीटा और फाई तो अलग है, थीटा और फाई तो अलग है, पर चीजें किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, स्फेयर के अंदर अपने पास अमेरिका सर, या बात कर लो स्फेरिकल पोटेंशियल की, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना, स्फेरिकल पोटेंशियल की जब भी बात करोगे तो आर थीटा फाई अपने पास जब बात करोगे तो थीटा और फाई चेंज होने के बाद भी जो चीजें हैं वो सेम रहेगी, है ना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड करती है, तो आर सेम है, थीटा फाई चेंज होता रहे चाहे, अपने पास चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो एल इजिकल टू जीरो जो है, ये आप कह सकते हो जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, उसके लिए जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, एल इजिकल टू जीरो के लिए फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ओनली ओनली आर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप में जब भी आप आगे जाओगे ना, आप देखोगे थीटा वाई चेंज हो रहा है, आर सेम का सेम है, ठीक है, तो एल इजिकल टू जीरो के लिए जो साई एल एल एम आएगा, एन एल एम आएगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, ओनली डिपेंडेंट और ओनली डिपेंडेंट ऑन आपका जो साई एन एल एम है, वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, अपने पास आर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर, कि जो अपने पास आर है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी, देखो आपने पहले आर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी वो कैसे निकाली थी, अब तक क्वांटम मैकेनिक्स में साई स्टार, इधर आर, इधर साई और इधर डी आर, है ना, निकाली थी ना, तो देखो अपने पास ये आपने एक्स की निकाली थी, किसकी निकाली थी, एक्स की निकाली थी इस तरीके से, पर ये वनडी थी, ये वनडी की बात हो रही थी, पर जब आप आर की बात करोगे ना तो आप कहाँ आओगे, आप थ्री डी में आओगे, है या नहीं, स्पेयर जो आपके पास है कहाँ है, हाइड्रोजन एटम की बात करो एस ऑर्बिटल की, तो वहां स्फेयर है वो कौन से डी में है, थ्री डी में है, ठीक है, तो यहां जब आप किसकी बात करोगे, आर की बात करोगे ना, आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो वो कैसे आएगी, ट्रिपल इंटीग्रल, क्योंकि थ्री डी है तो ये आर की लिमिट लगेगी जीरो से लेकर के इनफाइनाइट, थीटा की लिमिट लगेगी, ये आर की है जीरो से इनफाइनाइट, थीटा की जीरो से पाई, फाई की है जीरो से टू पाई अपने पास, ओके, तो यहाँ पे क्या लगेगा, साई स्टार एन एल एम, और यहाँ आर, ये साई एन एल एम, इधर क्या आ जाएगा डीटो, ओके, मान रख के देखो, ये तो ट्रिपल इंटीग्रल है, लिमिट आ जाएगी ऐसे के वैसे, तो साई स्टार ये क्या होता है, ये होता है आर स्टार एन एल एम, इसमें आर भी तो है, और यहाँ होता है वाई, आर होता है वो एन एल पे डिपेंड करता है, तो एन एल, वाई होता है वो एल एम पे, है ना, ये एल एम, ओके, यहाँ आर, यहाँ आ जाएगा फिर से एन एल, और ये आ जाएगा वाई एल एम, इधर क्या आएगा देखो डीटो, डीटो क्या होता है, डी टू होता है जो आपने एच वन एच टू एच थ्री निकाला था ना, एच वन एच टू एच थ्री निकाला था, उन तीनों का गुणा कर दो, एच वन है वो क्या था, वन था, एच टू क्या था, आर था, एच थ्री क्या था, आर साइन थीटा था, ठीक है, तो ये क्या बना, वन आर, वन आर, आर साइन थीटा गुणा करोगे तो ये बन गया आर स्क्वायर साइन थीटा, और साथ में क्या रहता है, जो तीन एलिमेंट बनाओ, नेक्स्ट डी वाई डी जे जिस तरीके से एलिमेंट थे ना, उसके एलिमेंट क्या बनेंगे, आर डी थीटा और डी फाई, तो ये बनेगा डी आर डी थीटा और डी फाई, ठीक है। अब देखो जब आप इसका मान निकालोगे ना, ये गुणा ये, और गुणा साइन थीटा गुणा डी थीटा गुणा डी फाई, और इसके दोनों इंटीग्रेशन, इसका मान निकालोगे तो ये आता है वन, ठीक है ना, तो अपने पास जब भी आप आर का एक्सप्रेशन निकालोगे, ये क्या बन गया, ये बन गया आर एन एल स्टार, इधर आर है अपने पास, है ना, और अपने पास है यहाँ आ जाएगा एन एल, और ये बच गया क्या, आर स्क्र डी आर, ओके, इस तरीके से आर का एक्सप्रेशन निकलेगा। अब देखो आर की पावर यहाँ कितनी थी, एक थी, तो यहाँ कितनी होगी, तीन, इसी तरीके से अगर आर की पावर एन का एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो वो जो एक्सपेक्टेशन आपके पास निकलेगा ना, एन एल, ये एन प्लस वन आर ऑफ एन एल, इधर आ जाएगा डी आर, ठीक है, तो वो है ना इसकी पावर दो ऐड हो जाएगी, देखो आप यहाँ पे एक थी तो यहाँ कितनी होगी, एक और दो तीन, यहाँ पे एन है तो कितनी हो जाएगी, एन प्लस टू, इस तरीके से आर का एक्सपेक्टेशन निकलेगा, आर की जो लिमिट है वो जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर आपके पास है नहीं, ओके, तो आर की एक्सपेक्टेशन आपने निकालनी सीख ली, कुछ केसेज के अंदर जो आर आर की एक्सपेक्टेशन है वो आपको निकालनी है, देखो याद रखनी है, देखो पूछी जाएगी ग्राउंड स्टेट की 99.99% आर ग्राउंड स्टेट की ही एक्सपेक्टेशन पूछी जाएगी, जो आप सीधा याद रख सकते हो, थ्री बाई टू ए नोट, शायद इतनी होती है, ठीक है, थ्री बाई टू ए नोट होती है, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट के अंदर, पर जनरल फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ आर का, अपने पास आर स्क्र का और वन बाई आर, ठीक है, कहीं पूछ ले तो आपके काम आएगा, तो ये होता है अपने पास ए नोट बाय, यहाँ ए नोट क्या है, वो रेडियस है, वो रेडियस आपको याद है क्या, आर का मान क्या आता है अपने पास, 12 चैप्टर अगर पढ़ते एटम वाला तो इसमें कितना आता है, 0.529 एमस्ट्रॉन्ग, है ना,
गुणा एन स्क्वायर बाय जेड, तो ये अपने पास क्या होती है, वो रेडियस होती है 0.529 प्लस 0.529 एंगस्ट्रॉम जो होती है वो रेडियस होती है ए नोट। ठीक है, तो ए नोट बाय 2 3 एन स्क्वायर माइनस का एल, एल प्लस 1। ओके, तो जो आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है, एन पे डिपेंड कर रही है और एल पे डिपेंड कर रही है। ग्राउंड स्टेट की बात करो, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, एन इजिकल टू जीरो, एन जीरो तो एल अपने आप जीरो, एन इजिकल टू जीरो नहीं, एन इजिकल टू वन, एन वन है तो एल जीरो, तो ये कितना बच गया 3, ये आ गया 3 ए नोट बाय 2। ये एन इजिकल टू जीरो दिमाग में रह जाता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला। ठीक है ना, तो ये कितनी आ गई ग्राउंड स्टेट के अंदर, आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई 3/2 ए नोट। ओके, बाकी की जो एक्सपेक्टेशन लिखनी हो, चाहे आपको आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन लिखना हो, तो ये कितना आ जाएगा, ए नोट का स्क्वायर, एन का स्क्वायर बाय 2, और यहाँ आ जाएगा 5 ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 3 एल प्लस 1। ओके, देखो अपने पास इतना आ जाएगा, तो यहाँ से और 1/r का एक्सप्रेशन जो लिखोगे आप वो आ जाएगा अपने पास 1/n स्क्वायर ए नोट, इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप ग्राउंड स्टेट के अंदर निकाल सकते हो, सबका निकाल सकते हो ना ग्राउंड स्टेट में, इसका ग्राउंड स्टेट में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एन इजिकल टू 1 बाकी जीरो, एन वन रखोगे तो 5 में से एक, 5 और एक 6, 6/2 3, तो ये 3 ए नोट का स्क्वायर। यहाँ इनका मान क्या रखना है ग्राउंड स्टेट के लिए, 1 रखना है, जी एस, ये कितना आ जाएगा, ए ग्राउंड स्टेट के लिए कितना आया 1/a नोट और 1/r है ना, आर स्क्वायर जी एस 3 a नोट, 3 a नोट स्क्वायर, और आर जी एस है वो कितना आ गया 3/2 ए नोट। ठीक है, इसका आप ध्यान रखोगे। ओके, ये आपको काफी जनरल फॉर्म में मैंने लिखवा दी। ठीक है, इसके अलावा भी अपने पास काफी चीजें हैं, वो देखो क्या है अपने पास, कि जो एच एटम की बात कर रहे हैं अपने, है ना, तो एक्स का एक्सपेक्टेशन होता है और जो वाई का एक्सपेक्टेशन होता है और जो जेड का एक्सपेक्टेशन होता है ना, वो अलग अलग एक्सपेक्टेशन तुम निकालोगे तो जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो, क्योंकि इसके अंदर ये क्या होता है, आर साइन थीटा कोस फाई। ठीक है ना, तो जो साइन थीटा वाली टर्म है वो क्या बना देगी, जीरो बना देगी, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसमें क्या आएगा आर कोस थीटा, तो ये भी जीरो बन जाएगा। तो एक्स का एक्सपेक्टेशन, वाई का एक्सपेक्टेशन और जेड का एक्सपेक्टेशन क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है ना, ये कितना आता है अपने पास, जीरो आता है। और इसी के साथ जो ये क्या होता है, स्पेरिकल सिमेट्रिक होता है ना, तो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, वाई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन और जेड स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेशन आपके पास वो क्या होगा, इक्वल होगा। और ये होगा कितना, आर स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन का 3 भाग होगा। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें क्या सिमेट्री है, तीनों क्या एक ही बात है, तो ये बनेगा 3 ऑफ स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या आ गया, आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन बटा 3। ये देखो तीनों के अंदर सेम ही बात है। ओके, इस तरीके से आप चीजें लिख सकते हो अपने पास। इसके बाद अपने पास एक बात और आती है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अगला जो इसके अंदर पॉइंट है वो आता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ, प्रोबेबल वैल्यू ऑफ आर। मोस्ट प्रोबेबल को कहते हैं पर संभाव्य, पर संभाव्य मान। अब देखो अपने पास, अब यहाँ पे आपके पास मैंने शायद समझा रखा है आपको मोस्ट प्रोबेबल, नहीं समझा रखा तो वापस देखो आप, कि मान लो अपने पास एक तो होती है आर की एवरेज वैल्यू और एक होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। देखो आर की एवरेज वैल्यू क्या होती है, कि लगभग लगभग पार्टिकल कहाँ मिलेगा बताओ, समझ रहे हो, कि तुम मान लो कोई बच्चा है वो घर से निकल गया, ठीक है, उसकी डिस्टेंस की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या बताती है, कि लगभग कहाँ अपने पास बच्चा मिलेगा, यहाँ से 2 किलोमीटर मिलेगा, यहाँ से 5 किलोमीटर मिलेगा, है ना, प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से आधा किलोमीटर अपने दोस्त का घर है वहां हो सकता है, उससे आगे 2 किलोमीटर बाद दोस्त का घर है वहां हो सकता है, नानी का घर है जयपुर वहां हो सकता है, या दिल्ली मामा का घर है तो वहां हो सकता है। ठीक है, ये सारी प्रायोरिटी है, कि यहाँ भी हो सकता है, 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 और प्रत्येक जगह होने की क्या है, कुछ ना कुछ प्रायोरिटी है। ठीक है, तो लगभग वो कहां से मिलेगा, लगभग वो कहां से मिलेगा, ये तो क्या कहलाती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। और सबसे ज्यादा चांस कहाँ है मिलने के, सबसे ज्यादा चांस कहाँ है मिलने की, वो क्या कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ठीक है, जहां पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है वो क्या कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। या मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन है, मान लो अपने पास इलेक्ट्रॉन है और किसी कोष की बात कर रहे हैं अपने, उसके R1 पे पाए जाने की प्रायिकता है 1/4, R2 पे पाए जाने की 1/2, R3 पे पाए जाने की 1 बटा कितनी करोगे 8, और
R4 पे पाई जाने की 1/8, तो ये कितना बन गया 1/4, 1/4, 1/4 रह गया ना। R5 पे पाई जाने की मिलती बनती है 1/4, इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो आर जो आप जो आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो वो कितनी आएगी, 1/4 गुना R1, 1/2 गुना R2, 1/8 गुना R3, 1/8 गुना R4, ये R5 गुना 1/5, ये तो क्या आएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी। मोस्ट प्रोबेबल की बात करोगे, RMP की बात करोगे कि सबसे ज्यादा पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, R2। मोस्ट प्रोबेबल क्या आ जाएगी, R2। समझ गए, तो आप मोस्ट प्रोबेबल की बात समझ गए। मोस्ट प्रोबेबल का अर्थ क्या होता है, पार्टिकल के पाए जाने की अधिकतम प्रायिकता कहाँ है, वो उस सिस्टम के लिए जो आर की एमपी कहलाती है, आर की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, अपने हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो यहां अपने जो आर एमपी आता है वो देखो, तो देखो उसके पाए जाने की प्रायिकता कैसे देते हो आप, साई साई स्टार से। वहां से किससे देते हैं, साई साई स्टार से। आपको पता है, जब आपको पता है कि जो प्रायिकता है वो कैसे निकलेगी, साई साई स्टार, और ये कंप्लीट वाला आप क्या कर दो, इंक्रीज में कर दो। यही तो करते हो आप। देखो मेरी बात, जो प्रायिकता है उसको कैसे लिखोगे, साई स्टार साई डीटो, इनमें सारा मान रखोगे RNL YLM, RNL YLM। ठीक है, स्टार टूल करोगे, आपको पता है जो मान अपने पास साइन थीटा बनेगा, अपने पास डी थीटा बनेगा, D5 बनेगा, उनकी लिमिट्स बनेगी, वो मान क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे। तो ये सारा हटने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ये सारा हटने के बाद अपने पास बचता है यहाँ पे R² एन, क्या बचता है, R² NL² बचता है ना, ये बचता है। ये जो प्रोबेबिलिटी है, पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। अधिकतम कब होगी, जब इस ये क्या होगा, अधिकतम के लिए कंडीशन क्या आती है, ये क्या बन गई, एक तरीके से रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन गई। क्या बन गई, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन गई ना। ये अंदर वाला क्या बन गया, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन गई। तो जब आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ आर की बात करनी है, आप क्या चाहो, क्या होता है, अधिकतम या मिनिमम की जब भी बात करेंगे, उस चीज का डेरिवेटिव क्या करते हैं, जीरो के इक्वल लिखते हैं ना। क्या करते हैं, जीरो के इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ अपने जब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो अपने जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन रही है इसके अंदर R² RNL है ना। तो इसको, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, है ना। क्या है ये, R² RNL²। अब इसके मान आपको पता है, इसका मान आपको पता है, मान रखे R² का गुणा करके डेरिवेटिव करके जब जीरो रखोगे ना, तो आर के पास क्या आ जाएगा, RMP आ जाएगा, आर मोस्ट प्रोबेबल आ जाएगा। ठीक है, RMP की बात करें ना, तो ग्राउंड स्टेट के लिए कितना आता है, ये आता है A0। RMP जो आपका ग्राउंड स्टेट के लिए क्या आता है, A0 आता है। ओके, आर स्क्वायर का जो RMP अपने पास मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू है, ये कितनी आती है, A0 आती है। कि अधिकतम कहाँ पाया जा सकता है, यहाँ पाया जा सकता है ग्राउंड स्टेट के लिए। उससे आगे वाली चीजों के लिए अपने पास आगे चीजें चलती रहेगी। ठीक है, तो A0 के बारे में थोड़ा सा लिख लो। यहाँ A0, हेयर A0 इज बोहर रेडियस, हेयर A0 इज बोहर रेडियस इन ग्राउंड स्टेट ऑफ, H atom, at H atom, the probability of the probability of finding electron, the probability of finding electron, the probability of finding electron within Bohr radius, within Bohr radius A0 will be, अंदर है, अंदर ज्यादा होना चाहिए था पर होता कितना है, कम है, 0.32, रेडियस विल बी 0.32 और 32%। ठीक है, अब इसका उल्टा लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द बोर रेडियस, द प्रोबेबिलिटी of finding the particle, finding the electron, finding the electron outside the Bohr radius, outside the Bohr radius will be, इसके अलावा क्या बचेगा, 68% या 0.68। ओके, अब देखो अपने पास, अब क्या आता है, अलग अलग वेव फंक्शन है, अलग अलग वेव फंक्शन है ना, R10 भी, R20 भी, R30 भी है, उन सबके ग्राफ देखो। R10 का ग्राफ देखोगे आप,
R10 यहाँ क्या है अपने पास R है। ठीक है, R10 का ग्राफ देखे आओ, क्या था R010 का ग्राफ? R10 का ग्राफ ये रहा, e⁻x एक प्रकार इस तरीके से घट रहा है ना। R10 का जो ग्राफ आप बनाओगे वो कैसा बनेगा देखो, सिंपली कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। पर जब इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ बनाओगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पे वैसे डिफाइन नहीं होगी जैसे आप सोचते हो आर आर स्टार, नहीं, यहाँ रहेगी R² 10, ये रहेगी ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ग्राउंड स्टेट यही तो होती है, n=1, l=0, m=तो अपने आप जीरो है या नहीं। यहाँ क्या आएगा आर, इसका जो ग्राफ बनाओगे ना वो कितना आता है अपने पास, ये आएगा, ऐसे आएगा कुछ। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल अधिकतम पाई जाने की प्रायिकता कहाँ है, ए नोट पे, तो जो पीक आएगा वो किस पे आएगा, R=A0 पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी के भी ग्राफ बनाओ। अपने को है ना ग्राउंड स्टेट का ग्राफ बना रखा है मैंने। ठीक है, और आपको ग्राउंड स्टेट का ही पूछा जाता है, तो ये आपको ग्राउंड स्टेट का जो अपने पास ग्राफ है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अपने पास क्वेश्चन है, ये जो आपने पढ़ा है अभी लास्ट लेक्चर में लेके इस लेक्चर के अंदर, उसके कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ, पहला जो क्वेश्चन है वो अपने पास आरपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन लिखो, इफ द एनर्जी ऑफ इफ द एनर्जी ऑफ लोएस्ट थ्री लेवल्स लोएस्ट थ्री लेवल्स इन एच एटम आर E2 comma E3 comma E2 comma E1, then the ratio of then the ratio of E3 minus E1 and E2 minus E1 will be, ये रेशियो क्या आएगा? ऑप्शन अपने पास पहला 3:2, बी है 3:1, सी आ गया 9:4, डी आ गया 32:27। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने करेंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास ये भी आरपीएससी का ही क्वेश्चन है, द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ एच एटम, द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ एच एटम इज, एच एटम की एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी? इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या है, पी एन बराबर -5 स्क्वायर M E² बटा NH² 4πε0। दूसरा है बी ऑप्शन, ये है पी एन बराबर -2π² M E⁴ N² H² अपॉन 4πε0। सी है अपने पास ई एन बराबर -2π² ME⁴ बटा N² H² 4πε0 इसकी स्क्वायर। डी है अपने पास ई एन बराबर -2π² ME² N² H² अपॉन 4πε0। ठीक है, ये अपने पास चारों मान है, ई के आपको बताना है सही कौन सा है। ये आरपीएससी का क्वेश्चन है। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखो, ये भी आरपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज द बोर रेडियस, इफ ए इज द, ए नोट लिखते हैं अपने, इन्होंने ए लिखा है कोई दिक्कत नहीं। इफ ए इज द बोर रेडियस, ए इज द बोर रेडियस, देन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, देन अकॉर्डिंग टू quantum mechanics, average distance of electron, the average
डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इन एच एटम इन एच एटम इन इट्स 1s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल। ये आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है A/2, ये भी देखेंगे अपने जब सोल्व करेंगे, अभी तो लिख लो इसको बस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और लिखो इस चैप्टर से रिलेटेड। ये अपने पास द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज इन ए एच एटम इज साई ऑफ आर बराबर सी एक्सपोनेंशियल या ई की पावर कह दो आप माइनस का आर बटा ए नोट। ठीक है, वेयर ए नोट इज द बोर रेडियस, वेयर ए नोट इज Bohr radius, complete the normalization constant, complete the normalization constant। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या आएगा, ऑप्शन अपने पास पहला 1/√पाई ए नोट क्यूब। ठीक है, दूसरा अपने पास 4 पाई बटा √पाई ए नोट क्यूब। तीसरा अपने पास 1/√2 पाई ए नोट क्यूब। चौथा ऑप्शन अपने पास 1/√ए नोट क्यूब। चार ऑप्शन आज सोल्व करते हैं, इनकी हिंदी बता दूंगा, समझ भी आपको आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इज द एनर्जी ऑफ लोएस्ट 3 लेवल्स इन एच एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर जो निम्नतम 3 स्तर है उनकी ऊर्जाएं E3 E2 E1 है, तो रेशियो बताना है, अनुपात बताना है किसका, E3 माइनस E1 और E2 माइनस के E1 का। ओके, तो देखो अपने पास E3 माइनस E2 बताना है, इसका रेशियो विद E2 माइनस E1 बनाओ। E3 माइनस E2 कितना होता है, माइनस का 13.6 बटा एन स्क्र, एन का मान 3 है, 3 3 9 माइनस, ये माइनस का 3.6 13.6 दो दुने 4, इधर माइनस का 13.6 दो है, दो दूने 4, और इधर माइनस का 13.6 भाग आ जाएगा 1, आ गया। सोल्व करो, कितना बनेगा, 13.6 13.6 गया, सबके अंदर ही क्या बचा, माइनस का 1/9 प्लस का 1/4, माइनस का 1/4 प्लस का 1, तो ये कितना बन गया, एलसीएम लोगे तो 9 चौके 36, 9 का भाग दोगे तो 4, 4 का भाग दोगे तो 9, और इधर 4, 4 का भाग दोगे तो 1, तो 1 एकम 1, इधर 4, तो ये तो आ गया 3/4, और इधर आ गया 9 में से 4 गए 19/36, काट दो, 4 निमे 36, तो ये आ गया 5/9, 3 बटा ऊपर जाएगा तो 1/3, ये आ गया 5/27। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 5/27। 5/27 आंसर क्यों नहीं है तो इसके अंदर, ये देखो ये क्या था, 1 था, ये भी 1 था, तो यहाँ 1 है। ओके, ये 1 है, 1 का निकालें, चलो अपने इसका निकाल दिया, E3 माइनस E2 बटा E2 माइनस E1 का कितना आएगा, 5/27। किसका और निकाल दो, E3 माइनस का E1 बटा E2 माइनस का E1, इसका और निकाल दो, निकालो तो, नीचे वाले का तो अपने निकाल लिया, कितना आएगा 3/4 बचेगा, ऊपर वाले में कितना आएगा, माइनस का 1/9 प्लस का 1, तो ये कितना बचा, 1/8/9, और नीचे 3/4 ऊपर ले जाओगे तो 8/9, 3/4 या 4/3, तो ये कितना हो गया, 8 चौके 30 और 9 तिये 27, 32/27। ठीक है, इसका रेशियो कितना आएगा, 32/27, इसका पूछ लेता तो ये आ जाता 5/27। ठीक है, पढ़ने में मैंने गलती कर दी तो ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ एच एटम, एनर्जी कितनी आती है आपको पता है? क्या आती है? ई की पावर 4 के समानुपाती होती है। तो ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो या तो ये है या ये। ठीक है। इसके अलावा आपको याद हो, इसके अलावा अगर आपको याद हो ना, तो ई की पावर 4 के समानुपाती, ठीक है, एम के समानुपाती है 2 पाई के स्क्वायर के। ठीक है। यहाँ पे के का स्क्वायर था, के का स्क्वायर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आएगा, जो स्क्वायर इसमें नहीं है, स्क्वायर इसमें है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपने पास? सी हो जाएगा। बाकी आप सीधा सीधा जाके इसको चेक ही कर लेना, याद भी रख लेना, सीधा की सीधा ही वो रख लेना, है ना? ये आ गया ना, ए स्क्वायर डेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर। वहां पे देखो अब ये चीज है क्या? एच कट स्क्वायर है, ये रहा एच कट स्क्वायर। टू नीचे आएगा, टू ऊपर, और ये हो गया के स्क्वायर वाला, है ना? तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? यहाँ पे सी आ जाएगा, सीधा सीधा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, इसमें तो हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, एनर्जी पूछी है, ऊर्जा आएगी मान पूछा है ना? इफ ए इज द बोर रेडियस, बोर रेडियस क्या ए है? तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन एच एटम इन इट्स फर्स्ट 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल जो है, पहला 1s ही तो आता है, याद है इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2। तो ये क्या है? ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के अंदर आपको एवरेज वैल्यू ऑफ आर पूछिए, या कह दो आर की एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछिए, कितनी आती है? क्या फॉर्मूला था? देखो ये रहा, ये फॉर्मूला था। ठीक है। और इसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी आती है? ये रहा, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है आर की ग्राउंड स्टेट में कितनी आती है? 3/2 a0। कितनी आएगी यहाँ पे? 3/2 a0। आपका आंसर क्या हो गया? सी, डायरेक्टली हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द वेव फंक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन एच एटम इज दिस, ये वेव फंक्शन कहा था? ग्राउंड स्टेट में था। ठीक है। वेयर ए नॉट इज द बोर रेडियस कंप्लीट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट सी का मान क्या होगा? आपने देखा हो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, आपको वेव फंक्शन अगर याद है तो आप क्या लिख दोगे? सीधा सीधा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या आएगा? ये आएगा। क्या हो गया? ये हो गया। अगर आपको याद नहीं है तो आपको जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो निकालना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ निकाल भी लेते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करना है? साई साई स्टार बराबर क्या कर दो? 1 कर दो। साई साई स्टार बराबर 1 करो, करो। साई लिखो, फिर साई स्टार लिखो, फिर इसको 1 करो। करो साई साई स्टार 1 इक्वल टू 1। 0 से अनंत। और थीटा का मान 0 से पाई, पाई का मान 0 से 2 पाई। इधर क्या हो जाएगा? सी, और ये ई की पावर माइनस का आर बटा ए नोट, ये इसका साई स्टार और इसका साई हो जाएगा ये। ठीक है। और यहाँ क्या आता है? आर स्क्र साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है। ये इसका वेव फंक्शन दे दिया, जो इसका मान कितना करना है आपको? 1 करना है। कितना करना है? 1 करना है। तो जब आप इसका मान निकालोगे ना, इसका और इसका करके मान निकालोगे, ठीक है, तो अपने पास जो मान आएगा, इनको सोल्व करके देख लेना, आप चाहो करो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। करूँ क्या? 0 से पाई, 0 से 2 पाई साइन थीटा डी फाइव, डी फाइव पे तो सिर्फ ये लिमिट लगेगी, तो यहाँ से क्या आएगा? डी फाइव का समाकलन करोगे तो फाइव, फाइव पे लिमिट लगाओगे तो 2 पाई, है ना? ये अलग अलग सोल्व होगा, अलग अलग सोल्व होगा, फिर गुणा होगा, क्योंकि ये थीटा की टर्म अलग से सोल्व होती है और फाइव की अलग से होती है और 2 पाई की अलग से होती है। तो ये क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस 0, तो यहाँ से आएगा 2 पाई। साइन थीटा का करोगे तो आएगा कोस थीटा, साइन का करोगे समाकलन तो क्या आएगा? माइनस का कोस थीटा, कोस थीटा पे पाई से 0 लिमिट है, तो माइनस है तो उल्टे कर दो, 0 से पाई, तो कोस थीटा 0 मतलब 1 और पाई मतलब -1, तो 1 माइनस माइनस 1, तो 2 हो गया, 2 ये आ गया, तो क्या हो गया? 4 पाई। तो ये अपने पास रह जाएगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट। 2 पाई आगे आ गया, तो 2 पाई आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर, ये आ गया ए टू पावर माइनस का 2 आर अपॉन ए नोट। ठीक है। डी आर बराबर 1, सोल्व कर दो, क्या होगा? 2 पाई सी स्क्वायर ई की पावर एक्स का समाकलन, ई की पावर एक्स जो एक्स्ट्रा है वो भाग में, है ना? लिमिट 0 से अनंत बराबर 1 लगाओ, ये अनंत लगाओगे तो क्या होगा? 0, और 0 लगाओगे तो क्या आएगा? ई की पावर 0 1, तो ये बनेगा अपने पास 2 पाई सी स्क्वायर, ये अनंत लगाओगे तो 0, माइनस में 1 लगाओगे तो 1, डिवाइड बाय माइनस का 2 अपॉन ए नोट आई। अरे 2 पाई तो इसका था भाई साहब, इसका तो क्या था? 2 था ना, तो ये टोटल 4 पाई बनेगा। तो यहाँ कितना आएगा? 4 पाई आएगा। ओके। अरे इसको आप सोल्व करोगे तो 4 पाई आएगा, क्योंकि सॉलिड एंगल जो होता है वो कितना होता है? 4 पाई होता है। 4 पाई सोल्व करो, कितना हो जाएगा? ये हो गया अपने पास
दो सोल्व कर दो इसको, -1 माइनस से माइनस गया, ये आ गया अपने पास 4 पाई c स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो a0/2। यहाँ पे 2 मिसिंग कहाँ रह रहा है, इसको काटोगे 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 4 पाई आना चाहिए था, यहाँ से 2 पाई आ जाएगा। इसका करोगे साइन थीटा का, कोस थीटा 2 रहेगा, फिर 4 पाई बन गया, तो यहाँ पे ये 4 पाई है। अरे अरे, ये आर स्क्वायर भी तो आप भूल गए। ठीक है, तो आर स्क्वायर इसका समाकलन करना पड़ेगा पूरे का। ठीक है ना, समाकलन ऐसे नहीं होगा, गलत हो गया यहाँ पे, समाकलन ऐसे नहीं होगा। ठीक है, या तो ये सीधा याद ही हो जाएगा आपको कि जो आपने वेव फंक्शन लिखा है उसके आगे क्या था, 1/√पाई a0 क्यूब था। बाकी आप याद रखो, नहीं रखो, ग्राउंड स्टेट का रखना, तो आपके पास सीधा सीधा कॉन्स्टेंट क्या आ गया, 1/√पाई a0 क्यूब। और यहाँ से भी देख लो, अपने पास ये आएगा 4 पाई, इंटीग्रेशन करोगे जब 0 से इनफाइनाइट c स्क्वायर r स्क्वायर e टू पावर -a0 dr। अभी है ना, इसके फॉर्मूले लिखाऊंगा मैं आपको इंटीग्रेशन सोल्व करने के, तो उसको यूज करके इसको सोल्व करोगे, फिर c निकालोगे ना, c का मान आएगा √पाई a0 क्यूब। ठीक है, ये समाकलन आप खुद से करना, इसके फॉर्मूले में आपको अभी लिखाऊंगा, उस टाइम इसको सोल्व करवा देता हूँ। ठीक है, ये अपने लगभग मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अपने जो नेक्स्ट लेक्चर आता है, वो वैसे कोई लेक्चर है नहीं। ठीक है, उसको उसके अंदर मैं आपको पहले क्या लिखवाता हूँ, उसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवाता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले, वो आपके सारे जगह काम आएंगे, नेट में भी काम आएंगे, अभी फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएंगे, जहां भी फिजिक्स का एग्जाम दोगे वहां काम आएंगे। और जो अपने अभी ये अटक गया था ना इंटीग्रेशन, यहाँ पे आर था तब ये इंटीग्रेशन अटक गया था, है ना, तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व भी उसी से करते हैं। ठीक है, अगला लेक्चर डालो, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन क्वांटम मैकेनिक्स। पहले फॉर्मूला मैं लिखता हूँ इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद इनको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो देखो इसके अंदर पहला फॉर्मूला क्या है अपने पास, पहला जो फॉर्मूला, सारे सारे इंटीग्रेशन फॉर्मूले, ठीक है, जो मैंने अपनी नेट के प्रिपरेशन जब मैं करता था ना उस टाइम में लिखे थे, तो वहीं से मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ, है ना। 0 से इनफाइनाइट x⁻n e⁻∞ वन बाय एन m+1/n। ठीक है, फैक्टोरियल मैं बताऊंगा आपको। ओके, पहले है ना, अभी आप लिख लो, क्योंकि मैंने यहाँ इसी गामा फंक्शन है, क्या है गामा, मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल बोला, तो ऐसा क्यों बोला, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला पहले आप लिख लो, पहला फॉर्मूला अपने पास ये है, ये गामा फंक्शन है, ठीक है, फैक्टोरियल नहीं है। यहाँ पे -∞ से लेकर के +∞ तक e⁻∞α x² प्लस बीटा एक्स dx। ठीक है, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा √पाई/अल्फा और e⁻β² बाय 4 अल्फा। थर्ड अपने पास है 0 से लेकर के, सॉरी, -∞ से लेकर के +∞ तक एफ एक्स डी एक्स जो होगा, ये अपने पास हो जाएगा 2 गुना एफ एक्स। ये +∞ से -∞ से +∞ होना जरूरी नहीं है, -a से +a भी हो सकता है ना, सिमेट्रिक लिमिट होनी चाहिए बस, -a से +a। ये हो जाएगा 2 गुना एफ एक्स। अब होगा ये इफ एफ एक्स इज इवन, अगर एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है, और ये अपने पास हो जाएगा 0 अगर क्या है, इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन होगा तो ऊपर वाला होगा, और ओड होगा तो नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास 3 फॉर्मूले हैं। और इवन ओड क्या होता है ये आपने पहले देख चुके हो आप, है ना। इवन का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ -x करोगे तो एफ ऑफ एक्स आएगा। ओड का अर्थ क्या होता है, एफ ऑफ -x करोगे तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। -x अंदर लिखने का मतलब क्या है, जो x है ना उसकी जगह आपने -x लिखा है। ठीक है, 3 फॉर्मूले आपके पास हैं, और इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, इतना ही है। ठीक है, इसमें देखो, समझो इस चीज को, क्या है ये है 0 से अनंत x⁻n
ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स की पावर एन। यहाँ पे अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। ये एम है, कि एन नहीं है, ये एम है, ठीक है ना। पहले की पावर एम है और दूसरी की पावर क्या है, एन है। इसकी पावर एम ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एन डीएक्स। इसका मान जब निकालोगे आप जीरो से इन्फिनिटी तक का, ये आएगा वन बाय एन। कितना, वन बाय एन गामा एम प्लस वन बाय एन डिवाइड बाय रूट डिवाइड बाय अल्फा। ये वाला अल्फा, अल्फा की पावर एम प्लस वन बाई एन, मतलब जो अंदर है ना वो का वो यहीं पे। दूसरे में क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स डीएक्स बराबर रूट ऑफ पाई बाय अल्फा ई टू पावर बीटा स्क्वायर बाय 4 अल्फा। अल्फा बीटा क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। और ये आपके पास माइनस से प्लस है, सिमेट्रिक लिमिट एफ एक्स डीएक्स होगा वो जीरो आ जाएगा अगर फंक्शन कैसा ओड हो। और ये टू ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा ना। ये डीएक्स है यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान है। तो ये कब आएगा, जब इवन फंक्शन, और ये कब आएगा जब ओड फंक्शन। यहाँ पे एक बात देखो, ये ऐसा भी तो हो सकता है एक्स की पावर जीरो, या सिंपली हो सकता है जीरो से इन्फिनिट ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एम है, तो ये तो कभी कभी जीरो हो सकता है, तो वन बाय जीरो कभी नहीं आएगा, तो यहाँ पे एम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। एन आ गया तो कौन बचा, एम बचा। तो एम प्लस वन बाय एन, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर गामा फंक्शन, जो गामा फंक्शन होता है वो क्या होता है, एन प्लस वन का जो गामा होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है एन फैक्टोरियल। आप समझ गए। जो अपने पास ये कह दो आप दो है, उसका गामा निकालोगे तो वो क्या होगा, वन फैक्टोरियल। समझ गए। एक माइनस हो गया, क्या आता है अपने पास, गामा, जो क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे इसको आप, ये अपने पास फैक्टोरियल आ जाता है, ठीक है ना। ओके, इसके मैं एक दो आपको एग्जांपल तो क्या ही करवाऊं, जो अपने लिखा था ना। अभी यहाँ पे देखो, ये वाली जो चीज लिखी सोल्व कर रहे थे वो सोल्व हुई नहीं थी अपने से, मतलब अटक गए थे अपने। ये वाला है ना, इसी को सोल्व कर देता हूँ, इसी को सोल्व करवा दूं। आ जाओ, इसी को सोल्व कर देते हैं, काम ही नक्की, जीरो से इनफाइनाइट। यही कर दूं सोल्व, यही कर देता हूँ। देखो थोड़ा सा, फोर पाई आगे जगह है क्या, आगे जगह नहीं है, इसके पीछे वाले पेज पे पड़ी है, यहाँ कर देते हैं। क्या चाहिए अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ सी स्क्र ई टू पावर माइनस का टू आर बाई ए नोट डी आर। और यहाँ है साथ में क्या है, आर स्क्र है, और लिमिट है जीरो से अनंत, ठीक है। पहला देखो, पहला क्या था, वन बाय एन। एन कहाँ आता है, यहाँ आता है। आर की पावर कितनी है, एक, तो ये बन गया वन। एम प्लस वन, एम कितना है, आर की स्क्वायर पावर वाला दो, दो प्लस एक, एम प्लस वन बटा एन। एन कितना है, वन, तो ये कितना बना, गामा थ्री बन गया है ना। ये गामा फंक्शन नीचे थ्री है, तो ये बन गया थ्री। तो यहाँ कितना आ जाएगा, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना है, दो बटा एल्फा, दो बटा ए नोट। इसकी पावर इतनी, दो प्लस एक तीन, तीन बटा एक, तो इसकी पावर आ जाएगी तीन। कितनी आ जाएगी, तीन। तो यहाँ पे अपने पास क्या था, सी स्क्वेयर था, और आगे क्या था, फोर फाइव था, बराबर वन। ये कितना बना, दो और एक तीन, तीन गामा। तीन गामा का मतलब दो फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल लिखोगे तो ये अपने पास बन गया कितना, फोर पाई गुणा सी स्क्वेयर। दो का फैक्टोरियल दो ही होता है, और नीचे दो दूनी चार दूनी आठ, और ए नोट की क्यूब। ओके, बराबर क्या आ गया, वन आ गया, वन आ गया ना। यहाँ पे देखो, और ठीक है, इतना है, इसको सोल्व करो अब। चार दूने आठ, चार दूने आठ, ये क्या आ गया, सी उसके बराबर आ गया वन बाय, इधर जाएगा तो ए नोट क्यूब, और साथ में क्या है, पाई। तो सी बराबर क्या आ गया, वन बाय रूट ऑफ पाई ए नोट क्यूब। ओके, सी बराबर क्या आ गया, पाई ए नोट क्यूब आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। बाकी भी बहुत सारी जगह आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे आपको एक ये वाला यूज करके और दिखा देता हूँ। चलो सारे ही बता दूंगा यूज करके, ये तो यूज अपने आप हो ही जाएंगे। दूसरा भी देख लो, करना ही है आपको, तो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। ये सारे यूज कर लोगे आप, जहां अपने आएंगे ना वो वहां और यूज कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना, यहाँ एम है, यहाँ एन है, एन नीचे जाता है, एम ऊपर जाके पहले से एक ऐड होके एन का भाग। ठीक है, इस तरीके से अपने पास ये सारे फॉर्मूले हैं। इसके बाद अपने पास जो अगला टॉपिक आता है, वो आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोशन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और इसका क्वांटाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास लिखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स क्वांटाइजेशन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स क्वांटाइजेशन। ठीक है, कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग
तथा इसका क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण, ठीक है। देखो कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अपने पास नाभिक के चारों ओर घूम रहा है ना? नाभिक मतलब जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारे के सारे हैं, उसके चारों ओर घूम रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके की मोशन करता है। एक तो अपने एक्स पे घूमता है ना, अक्षीय मोशन करता है, और दूसरा उसके चारों ओर घूम रहा है। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन है वो एक तो अपने एक्स पे घूम रहा है, अपने एक्स पे घूमने के साथ साथ जो प्रोटॉन है ना, या प्रोटॉन का जो है नाभिक है, तो उसके चारों ओर भी घूम रहा है। प्रोटॉन किसके केस में कहोगे? अपने हाइड्रोजन वाले केस में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ ही घूम रहा है, और उसके साथ साथ अपनी तरफ घूमने के साथ साथ क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ भी घूम रहा है। जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, इस कक्षा में घूम रहा है, उसको क्या होता है? एक मोमेंटम होता है। रेखीय गति में लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना? तो वो एंगुलर मोमेंटम होता है, उससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस एल को लिखते कैसे हैं? जो आपको काफी बार जब मैंने कंप्यूटेशन अलजेब्रा लिखाया था, तब भी मैंने इसको लिखाया था। एल बराबर क्या था? आर क्रॉस पी था। वहां आपको एल के जितने भी फॉर्मूले लिखाए थे, या एल के जितने भी कंप्यूटेशन लिखाए थे, वो आप यहाँ भी लिख लेंगे। ओके, तो अपने पास तीन तरीके के क्या हो गए? मोशन हो जाएगी। कौन सी? एक तो हो जाएगी अक्षीय, ठीक है, वो अपने एक्स पे घूमेगा। एक हो जाएगी अपने पास कक्षीय, ठीक है, और एक इनकी मिला के हो जाएगी। ये हो गया अपने पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और दोनों को मिला के जो बनाते हो तो वो हो जाता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अपने यहाँ किसकी बात करने वाले हैं? एल की बात करने वाले हैं। एल इजिकल टू हो गया आर क्रॉस पी। आर का मान क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस पी क्या होता है? पी होता है पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, ठीक है। करो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और इसको एल को कैसे लिख सकते हो? एल को आप लिख सकते हो एल एक्स आई एल वाई जे प्लस एल जेड के। क्वांटम मैकेनिक्स में चलेंगे तो सारी की सारी चीजें किसमें चेंज हो जाएगी? ऑपरेटर में चेंज हो जाएगी। किसमें बदल जाएगी? ऑपरेटर में बदल जाएगी, ठीक है। और देखो इसके अकॉर्डिंग अपने पास जिस प्रकार अपने अब तक क्वांटम में देखा, क्वांटम लेवल्स क्या थे अपने पास? जो एनर्जी लेवल्स थे वो क्या थे? क्वांटीकृत थे, है ना? क्वांटीकृत थे, आप कह सकते हो विविक्त हो, विविक्त थे। इसी प्रकार जब आप एंगुलर मोशन में आओगे, तो हो सकता है ना, जैसे लीनियर मोशन कर रहा है उसी तरीके से एंगुलर मोशन कर रहा हो अपने स्टेप पे, या इस तरीके से। तो जब वो इस तरीके की मोशन कर रहा होगा, भी जो उसके एनर्जी लेवल्स आएंगे वो क्या आएंगे? डिस्क्रीट आएंगे, क्वांटीकृत आएंगे, ठीक है। तो इसमें आप ये भी लिख दो एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स आर क्लासिफाइड, are classified according to angular momentum, according to angular momentum, according to angular momentum, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स है, उसके अंदर अपने कैसे लिखा था? एल वेक्टर क्या हो जाएगा? आर पी साइन थीटा, ठीक है, जैसे अपने जनरल लिखते आ रहे थे। क्वांटम मैकेनिक्स में बात करोगे तो अपने ऑपरेटर में पहुंच जाएंगे। एल ऑपरेटर कैसे बनेगा? आर ऑपरेटर क्रॉस पी ऑपरेटर, यहाँ सब तीनों पार्ट लिखोगे। इन सब के आपने मान लिख दिया ऑपरेटर के अंदर, एक्स का तो एक्स ही होता है ऑपरेटर, ठीक है। और पी वाला ऑपरेटर लिख दोगे, फिर अपने पास जो एल के भाग बनेंगे, एल एक्स एल वाई एल जेड, ये सारे क्या बनेंगे? आप देखो ये अपने पास बनेंगे। वहां लिखवा रखा है मैंने, चलो मैं लिखवा देता हूँ यार, इतना कौन सोचे कि क्या लिखवाया क्या नहीं लिखवाया। एल एक्स वाला ऑपरेटर आ गया, ठीक है। एल वाई वाला ऑपरेटर आ गया, जे कैप, और एल जेड वाला ऑपरेटर आ गया, ठीक है। एक्स वाले में एक्स ऑपरेटर आई, वाई ऑपरेटर जे, जेड ऑपरेटर के। इसी तरीके से यहाँ क्रॉस पी एक्स ऑपरेटर आई, पी वाई ऑपरेटर जे प्लस पी जे जेड ऑपरेटर के कैप, ठीक है। तो यहाँ से एल एक्स एल वाई एल जेड निकालोगे इसको सारणिक के तरीके से, डिटरमिनेंट के तरीके से हल करके, तो ये बनेगा एल एक्स कैप बराबर वाई पी जेड। ये मैंने डिटेल में कराया हुआ कंप्यूटेशनल अलजेब्रा में, वहां जाके देख लेना, है ना। फालतू ये टाइम वेस्ट करेंगे तो कोई सेंस नहीं है। एक्स है तो वाई जेड, और यहाँ पे जेड है वाई, ओके। तो वाई वाला क्या हो जाएगा? वाई का वाई, जेड को क्या लिखते हो? आयोटा एच कट, पी एक्स को क्या लिखते हो आप? ये पी ऑपरेटर को लिखते हो माइनस का आयोटा एच कट डेल। इसी तरीके से जो पी एक्स है इसको लिखते हो माइनस का आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, ओके। तो वाई आयोटा एच कट आएगा बार, यहाँ पे डेल बाई डेल जेड। इसी तरीके से यहाँ पे डेल बाई डेल है वाई, बार क्या आ गया? माइनस का आयोटा एच कट, ओके। इसी तरीके से आप एल वाई और एल जेड भी लिख सकते हो, पहले लिखाए हुए हैं तो आपको याद हो गए होंगे, आप यहाँ पे लिख लेना, ओके। ये आपके पास तीनों दो ऑपरेटर थे आगे। इसके बाद देखो आता है कंप्यूटेशन अलजेब्रा। कंप्यूटेशन अलजेब्रा वैसे तो आपने वहां पे पढ़ लिया, पर अपने पढ़ रहे हैं एल वाले का, है ना, जो एंगुलर मोमेंटम उसका कंप्यूटेशन अलजेब्रा।
सिर्फ एल वाले का कम्प्यूटेशनल अलजेब्रा पढ़ेंगे अपने। इसके अंदर देखो, जो भी वहां पे जितने भी आपने एल वाले फॉर्मूले लिखाए थे कम्प्यूटेशनल अलजेब्रा में, आपको जो क्रम विनिमय संक्रियाएं थी वहां पे जितने भी नियम लिखाए थे ना एल के, एंगुलर मोमेंटम के, वो सारे के सारे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, या यहाँ पे लिख देना कि आपको वहीं से पढ़ने हैं, ठीक है, सारे के सारे। थोड़ी बहुत चीजें हैं वो देख लो, एल एक्स है, एल वाई है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को आगे ले जाएगा तीसरे में, एक्स वाई जेड, साइकिल सही चल रहा है तो ये जेड आएगा, साइकिल सही नहीं चलेगा तो माइनस आ जाएगा। ओके? और इसी तरीके से जो एल एक्स है, ये अपने पास पी वाई की बात करें तो एक्स वाई है तो जेड में ले जाएगा, है क्या पी वाई ना, तो ये पीक में लेके जाएगा, आयोटा एच कट पी जेड। और एल क्रॉस एल क्या आता है, आयोटा एच कट एल जेड आता है, सॉरी एल वेक्टर आता है। ये चाहे आप प्रैक्टिस करके देख लेना, वहां पे अपने निकाला भी था, यही आता है ना। और इसी के साथ अपने पास एल वाले बाकी सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, जैसे कि मान लो एल स्क्वायर है, इसका एल एक्स के साथ क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि इसमें तीन बनेंगे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाले का तो एक्स के साथ जीरो हो जाएगा, वाई जेड वाले का इसके साथ निकालोगे ना तो एक में माइनस आएगा एक में प्लस आएगा, तो वो कट जाते हैं। तो एल स्क्वायर का एल एक्स की बात करो, या एल जेड के साथ बात करो, या एल वाई के साथ बात करो, वो कितना आता है, कंप्यूटेशन अपने पास जीरो आता है, ठीक है, सारी चीजें वहां पे लिखाई गई है। देखो अपने पास जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम अपने पास है, इसको आप स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हो, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में लिख सकते हो ना, तो इसको देखो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे लिखोगे, तो यहाँ लिखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर वो आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे, पहला आपका आता है क्या, एल एक्स कैप, क्या आता है एल एक्स कैप, जो एल एक्स कैप आपके पास है, इसको आप कैसे लिखते हो, आयोटा एच कट स्फेरिकल के अंदर साइन फाई डेल बाय डेल थीटा प्लस कोट थीटा, ये आपको याद नहीं रखना है, कोस फाई डेल बाय डेल फाई, आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ जेड वाला, ये वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आएगा वाई वाला, है ना, वाई वाला है आयोटा एच कट कोस फाई डेल बाय डेल थीटा प्लस कोट थीटा साइन फाई डेल बाय डेल फाई। इसी तरीके से एल जेड जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल फाई। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, आपको ये वाला याद रखना है। उसके बाद देखो अपने पास आती है एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसकी, ठीक है, तो इसमें आप लिख दो एनर्जी आइगन वैल्यू, नहीं सॉरी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू का मतलब वो आइगन वैल्यू होगी एनर्जी की, तो इसमें लिखो आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन, एंड आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शंस ऑफ एल वेक्टर एंड एल जेड वेक्टर, ठीक है। जो मान लो आपने जो एल है, ये आपने, ये तो पहले तो आता है, सबसे पहले तो आता है ऑपरेटर, जो एल जेड ऑपरेटर, ये क्या होता है, ये होता है अपने पास माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल फाइव, ठीक है। फाइव कौन सा एंगल है, जीरो से टू पाई वाला है, ये ध्यान रखना, ओके। तो एल जेड जो है, एल जेड जो है फाइव वाला है, तो इसका जो फंक्शन आता है ना वो भी क्या आता है, फाइव वाला आता है, इसका जो आइगन फंक्शन आएगा वो भी फाइव वाला आएगा, जो कि एम पे डिपेंड करता है कंप्लीटली, फाइव का फंक्शन है ये। इसको आप किसी पे लगाओगे ना, तो जो आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, एम जो होता है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, वही फाइव से रिलेट करती है, तो एम जो होता है ना वो इसका क्या होता है, आइगन मान में कंट्रीब्यूट करता है, इसका आइगन मान कितना आता है, एम एच कट, कितना आता है, तो इसका आइगन मान एम एच कट आता है, जहां इसका आइगन फंक्शन कितना है, फाइव एम फाइव, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये फाइव फंक्शन है जो किसका फंक्शन है, फाइव का, ओके। एम एच कट क्या है, क्या यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू है, तो जो आइगन वैल्यू की बात करो कितनी हो गई, इसकी एम एच कट हो गई, आइगन फंक्शन की बात करो कितनी हो गई, आइगन फंक्शन कौन सा हो गया, फाइव एम जो आप कर रहा है वही हो गया, ठीक है। ये जो फाइव एम है इसको आप ज्ञात भी कर सकते हो, वहां पे याद करो जो आइगन फंक्शन था वो क्या था अपने पास, ई टू पावर आयोटा एम फाइव, अब फाइव को आप, वो आइगन फंक्शन कौन सा, ई टू पावर वाला आइगन फंक्शन आएगा, उसको नॉर्मलाइज करोगे लिमिट जीरो से टू पाई लगा करके, तो जो आपका आइगन फंक्शन आएगा वो आपको सीधा याद रखना है,
कि फाई वाली स्टेट के अंदर जो आइगन फंक्शन आता है वहां पे सीधा सीधा आपको याद ही है ना? क्या था अपने पास वहां पे, याद करो क्या था वहां पे? था ई टू पावर आयो टाइम फाइव, था ना? ई टू पावर आयो टाइम फाइव था। एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, माइनस एक भी हो सकती है, ठीक है। इसका जब नॉर्मलाइजेशन करते हो तो वो आता है वन बाय टू पाई। कितना आता है? वन बाय टू पाई आता है। ओके, तो जो आपका आइगन फंक्शन होगा फाई का कह दो, या फिर एल जेड का कह दो, क्या आएगा? वन बाय रूट टू पाई ई टू पावर आयोटा एम। ठीक है, इसकी एनर्जी लेवल भी बनते हैं अपने पास जब रोटेशनल मोशन हो रही होती है। वो अपने सारे के सारे एटॉमिक में आएंगे तो वहीं देखेंगे। ओके, इसके बाद आती है आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यू अपने डिस्कस कर ली, एम एच कट है। एम एच कट है, एम का मान क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, तो माइनस का एम भी, माइनस का एल भी हो सकता है एम का मान, और माइनस का एल प्लस वन भी हो सकता है ना? तो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या क्या हो जाएगी? कितना हो सकता है? एम का मान कुछ भी हो सकता है, जीरो से लेकर प्लस माइनस एल तक, तो इसका मान हो जाएगी आइगन वैल्यू जीरो भी हो सकती है, प्लस माइनस एच कट भी हो सकती है, प्लस माइनस टू एच कट भी हो सकती है, डैश डैश डैश, प्लस माइनस एल माइनस वन एच कट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एम के इतने सारे मान है तो आइगन वैल्यू इस तरीके से वेरी कर सकती है अपने पास। ओके, यहाँ पे एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या कह दो आप चुंबकीय क्वांटम संख्या है। इसके बाद अपने पास आता है, देखो एलजेड था ना, अपन ने एलजेड की बात क्यों की? अपन ने एलजेड की ही क्यों बात की? देखो, जब अपने मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जब अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ना, तो ऑर्बिटल मोमेंटम जो आपके पास वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। सपोज दैट अपने पास इस डायरेक्शन में आपने क्या लगा दिया? इस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ठीक है। तो ये अपने पास एल जेड इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? कॉन्वेंशनली कोई भी एक ले सकते हो, एल वाई एल जेड या फिर एल एक्स। अपन ने पहले से क्या चलता आ रहा है, चीफ सिद्धांत के अनुसार एल जेड चलता आ रहा है, तो अपने भी एल जेड ही लेते हैं, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर, जो आपका एल होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा ना, सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा, वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर चक्कर लगाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ में इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये अपने पास क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, तो ये इसके चारों तरफ क्या करता है? ऐसे रोटेट करता है, क्या करता है? प्रीसीजन करता है, ठीक है, चक्कर लगाता है ऐसे। ऐसे चक्कर नहीं लगाता, इस तरीके से सेंटर इधर रहेगा और इस तरीके से क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। अब यहाँ पे एक एंगल बनता है, ठीक है। तो जो अपने एक की बात कर रहे हैं ना, वो अपने एल जेड मान रहे हैं, तो यहाँ पे जो ही मैंने बात करी है वो सारी की सारी आइगन वैल्यू वगैरह अपने पास एल जेड की बात करी है, ठीक है। क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, वो कन्वेक्शनली हम कौन सा लेके चल रहे हैं? एल जेड लेके चल रहे हैं। ये ध्यान रखा। एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये हिंदी में कहो तो क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या है। इसी तरीके से अपने पास जो एल आएगा, जो अपने पास एल आता है ना, वो कभी भी एल के रूप में डिफाइन ना होगी। किसके रूप में डिफाइन होता है? एल स्क्वायर के रूप में। कैसे डिफाइन होता है? एल स्क्वायर के रूप में होता है। तो एल स्क्वायर में जब करोगे आप, एल स्क्वायर में करोगे या एल में भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एल स्क्वायर में भी कर सकते हो, एल में भी कर सकते हो। तो ये बनेगा वाई फंक्शन किसका बनेगा? थीटा फाई का। तो ये अपने पास आता है एल, एल प्लस वन एच कट का स्क्वायर, और वाई थीटा फाई। यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा थीटा फाई, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, तो इधर जाएगा तो रूट बना देगा, तो रूट ऑफ एल, एल प्लस वन ब्रैकेट बंद, एच कट वाई ऑफ थीटा फाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यू आई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यू आई, वो कितनी आई? रूट ऑफ एल, एल प्लस वन एच कट, एल स्क्वायर की कितनी आई? एल, एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गई अपने पास? आइगन वैल्यूज आ गई। ओके, वो आपको बताइए, इसका जो फंक्शन वाई थीटा फाई होता है, इसका स्फेरिकल हार्मोनिक्स जिसे कहते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, वो बड़ा वाला फॉर्मूला मैं आपको पहले लिखवा ही चुका हूँ, ठीक है। एक बात ये यहाँ पे और ध्यान रखना आप लोग, क्या कि जब एल के मान कितने होते हैं? जीरो, एक, दो, तीन जो भी होंगे, तो ये एस ऑर्बिटल है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है अपने पास। ओके, एम का मान आपको बताइए माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक होता है, या आप कह सकते हो कितना होता है? 2l प्लस से 1 पाई तक आता है, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, और इसको स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना? ये देखो क्या होता है कि एल जेड है, एल जेड किस डायरेक्शन में ले होगी? आप मान लो आपने इस डायरेक्शन में क्या लगा दिया? मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया।
एल जेड भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और एल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एल वेक्टर, इनके बीच में कोण कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो जो एल जेड वेक्टर आपका, एल जेड आपका वो क्या आएगा, एल कोस थीटा आएगा, क्या आएगा, एल कोस थीटा आएगा, आएगा ना वेक्टर के रूप में, ओके। तो ये अपने पास क्या आ गया, कोस थीटा बराबर क्या आ गया अपने पास, एल जेड बटा एल आ गया। अब देखो अपने पास एल जेड की स्पेसिफिक वैल्यू हो सकती है, स्पेसिफिक वैल्यू ही होगी ना एल जेड की, एम एच कट ही हो सकती है, और एल की क्या होगी, रूट ऑफ एल एल प्लस वन एच कट, ठीक है, सारी स्पेसिफिक वैल्यू होगी। तो थीटा के क्या है, कुछ स्पेसिफिक मान ही पॉसिबल है, समझ गए, एल का मान क्या है स्पेसिफिक है, जेड का मान क्या है, एल जेड का जो आइगन वैल्यू आएगी एम एच कट वगैरह है ना, ये भी स्पेसिफिक, ये भी स्पेसिफिक, तो थीटा का मान भी क्या आएगा स्पेसिफिक, ठीक है। तो यहां लिखो आप, यहां थीटा के, यहां थीटा के इंग्लिश में लिख लो, हेयर ओनली, हेयर ओनली सम स्पेसिफिक, हेयर ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ, some specific values of theta is possible, theta is possible, 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 that mean here, here L will make, here L will make, will make only some specific angles, only some specific angles, some specific angles with, angles with b vector या lz vector, this is called as, this is called as space quantization of, space quantization of, space quantization of orbital angular momentum, orbital angular momentum, ठीक है। जो आपका ये अपना जो क्वांटाइजेशन है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, ये इंस्पायर कहां से हुआ, ये अपना इंस्पायर कहां से हुआ है, जो एनर्जी का क्वांटाइजेशन होता है ना, क्वांटम के अंदर जो एनर्जी क्वांटाइजेशन होता है, वहीं से ये क्या हुआ है, इंस्पायर हुआ है, ठीक है। तो स्पेस जो क्वांटाइजेशन अपना ऑर्बिटल मोमेंटम, मोमेंटम वाला जो भी है, कहां से इंस्पायर हो गया है, एनर्जी वाले से आया है, ठीक है। अब आप देख लो कोस थीटा क्या आया था अपने पास, कोस थीटा था एल जेड वैक्टर बटा एल वैक्टर, एल जेड की आइगन वैल्यू क्या होती है, एम एच कट, इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, एल, एल प्लस वन का रूट, एच कट से एच कट गया तो ये आ गया एम रूट एल एल प्लस में वन, ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो एम है ये क्या है, स्पेसिफिक है, वैसे तो स्पेसिफिक है, वैसे क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके। जो आपका एल है ये क्या है अपने पास, ये भी स्पेसिफिक है, ये क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो थीटा भी क्या हो जाएगा इसके साथ साथ है, स्पेसिफिक ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ही हो जाएगा, ओके। शुरू करते हैं इनके क्वेश्चन, इन्हीं इसी क्वेश्चन के साथ, इन्हीं क्वेश्चन के साथ अपनी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखते हैं पहले सारे तीन चार जो भी क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन लिखो पहला, पहला क्वेश्चन है अपने पास, पहला क्वेश्चन अपने पास देखो, राइट डाउन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, राइट डाउन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, राइट डाउन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर पी ऑर्बिटल, फॉर पी ऑर्बिटल, ठीक है। या इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो, इसने पूछा है ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब है कि इसकी इसकी क्या पूछ रहा है, आइगन वैल्यूज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आइगन वैल्यूज पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन देख लो क्या है अपने पास, ऑप्शन पहला है रूट टू एच कट, दूसरा है रूट थ्री एच कट, तीसरा है रूट सिक्स एच कट, और डी है जीरो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर टू,
क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास क्या है? सेकंड अपने पास 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल, ऑर्बिटल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ एल जेड। ये जो एल जेड होगा, इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो सकती है डी ऑर्बिटल के लिए? ठीक है, यहाँ पे एल जेड क्या है? देखो ये अपने इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, एल जेड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, समझ रहे हो? एल जेड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना? एल जेड डिफाइन कर दिया, तो ये क्या पूछ रहे हैं? सिर्फ एल जेड की बात करें, यहाँ कह सकते हैं जेड डायरेक्शन का, जेड डायरेक्शन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपको समझ जाना है किसकी बात कर रहे हैं, ये एल जेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना कंफ्यूजन आपको देंगे नहीं, वहां पे पेपर में एमसीक्यू आते हैं, तो आप ऑप्शन देख के समझ जाओगे कि ये जेड ही पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन अपने पास, तीसरा क्वेश्चन अपने पास 4p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड एल जेड वेक्टर, एल वेक्टर एंड एल जेड वेक्टर विल बी, एल जेड वेक्टर विल बी, यहाँ आ जाएगा पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज। पहला ऑप्शन क्या है अपने पास? 45 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है 135 डिग्री। बी है अपने पास 90 डिग्री और 114 डिग्री और 144 डिग्री। सी है अपने पास 135 डिग्री, 0 डिग्री, 135 डिग्री, 0 डिग्री और 75 डिग्री, 75 डिग्री। डी है अपने पास 30 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विल बी, ये इसी के अंदर लिख देते हैं। ठीक है ना, ये लिख रखा है ना? चलो लिख लो अगला क्वेश्चन। 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल, ऑर्बिटल अपने पास आइगन वैल्यूज ऑफ, आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब कुछ बोला नहीं है तो एल निकालना है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अपने पास एल पूछा है ना, यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अगर जेड कंपोनेंट बोलता तो एल जेड निकालना पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है अपने पास 4 ऑपरेटर एल जेड वेक्टर, 4 ऑपरेटर, ऑपरेटर एल जेड वेक्टर एंड एल वेक्टर, एल वेक्टर आइगन इक्वेशंस आर, आइगन, आइगन इक्वेशंस आर एल जेड कैप फाई, फाई बराबर के फाई, फाई एंड एल स्क्वायर, ये आ गया थीटा फाई, इधर आ जाएगा लेमडा, ये आ गया ओमेगा, आपका जो भी है फंक्शन मान रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। देन द वैल्यूज ऑफ, देन द वैल्यूज ऑफ, देन द वैल्यूज ऑफ के एंड लेमडा, वैल्यूज ऑफ के एंड लेमडा विल बी, के और लेमडा की अपने पास वैल्यूज क्या होगी? देखो अपने पास पहला ऑप्शन क्या है,
एम एच कट कॉमा रूट ऑफ एल एल प्लस वन एच कट बी क्या है अपने पास एम एच कट कॉमा एल एल प्लस वन एच कट सी है अपने पास इसका स्क्वायर है ठीक है सी है अपने पास रूट ऑफ एम एच कट कॉमा जीरो और डी है अपने पास रूट ऑफ एम एच कट कॉमा एल एल प्लस वन इंटू एच कट का स्क्वायर ये सारे के सारे क्वेश्चन है ठीक है आ जाओ देखते हैं इनकी हिंदी बताता हूँ क्या पूछा है राइट डाउन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के लिए आपको एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिखना है या क्या लिखनी है इसकी आइगन वैल्यू लिखनी है तो देखो जो एल आता है इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है आइगन वैल्यू क्या होती है रूट ऑफ एल एल प्लस वन इंटू एच कट होती है फॉर पी पी की बात कर रहे हैं फॉर पी ऑर्बिटल के लिए क्या होता है एल इजिकल टू क्या होता है वन क्योंकि जीरो एक दो तीन एल का मान एस पी डी एफ तो पी के लिए एल कितना मान है वन तो वन रख दो ये हो जाएगा रूट ऑफ वन वन प्लस वन वन सॉरी वन प्लस वन टू इंटू में एच कट बाहर है ये ध्यान रखना तो ये आएगा रूट टू एच कट तो एनर्जी सॉरी जो आइगन वैल्यू आ गई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की एल की वो अपने पास कितनी आ गई रूट टू एच कट आ गई किसके लिए पी ऑर्बिटल के लिए दूसरा क्या है और डी ऑर्बिटल है तो उसके लिए बताओ एल जेड जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट है उसकी आइगन वैल्यू कितनी आएगी इसकी आइगन वैल्यू कितनी होती है एम एच कट होती है डी के लिए क्या होता है एस पी डी एफ एल का मान जीरो वन टू थ्री तो एल का मान कितना आ गया टू आ गया इफ एल इज इक्वल टू कितना है टू है एम कितना आएगा एम का मान कितना आ जाएगा बताओ एम का मान आएगा अपने पास माइनस एल से लेकर के माइनस एल टू प्लस एल तो माइनस एल कितना है माइनस का टू माइनस का वन जीरो वन टू तो कितना आ गया माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू ये किसकी वैल्यूज आ गई अपने पास है एम की वैल्यू आ जाएगी आ गई ठीक है तो आइगन वैल्यू जो अपने पास होगी यहाँ पे कितनी आ गई सारी सारी देख लो कितनी आ गई रख दो ये हो जाएगी इसके हिसाब से एम का मान रखते जाओ माइनस का टू एच कट आ जाएगा माइनस का एच कट आ जाएगा जीरो आ जाएगा एच कट आ जाएगा और टू एच कट आ जाएगा मतलब टोटल कितनी वैल्यूज आ गई पांच वैल्यूज आ गई कितनी वैल्यूज आ गई टोटल पांच वैल्यूज आ गई ओके ये अपना हो गया दो नंबर तीसरा देखो फोर पी ऑर्बिटल जब पी ऑर्बिटल है क्या होता है पी के लिए एल क्या होता है वन पी ऑर्बिटल द एंगल बिटवीन एल एंड एल जेड जो कोस थीटा आता है वो कितना आता है जो थीटा आता है वो कितना आता है इन्होंने पूछा है तो पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो एल का मान क्या है वन है कोस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है एल जेड बटा एल एल जेड क्या होता है एम एच कट और ये रूट एल एल प्लस वन एच कट ओके तो ये बचेगा अपने पास कितना एम बटा रूट ऑफ एल एल प्लस वन तो सारे केस ले आओ क्या है एल इजिकल टू वन है एल इजिकल टू वन के लिए एम कितना होगा एम होगा माइनस वन जीरो और वन तो बनाओ ये क्या बनेगा कोस थीटा पहला क्या बन जाएगा माइनस वन बट वन ये रखोगे वन तो वन इंटू वन प्लस वन टू दूसरा कितना आ जाएगा जीरो तीसरा वन बाय रूट टू तो ये आ गया वन बाय रूट टू जीरो और वन बाय टू ये किसका मान आया है कोस थीटा का कोस थीटा का है थीटा कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू ओके और दूसरा कोस जीरो और तीसरा कोस वन बाय रूट टू बीच वाला क्या आ गया 90 कोस वन बाय रूट टू क्या उतना होता है 45 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 90 प्लस थीटा तो हो नहीं सकता वो तो साइन में बदल जाता तो और नेगेटिव होना चाहिए तो कोस पाई माइनस थीटा तो पाई माइनस का 45 180 माइनस का 45 करोगे कितना आएगा 135 डिग्री तो आंसर कितने आ गए 135 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री तो ये आ गया अपने पास है ना 45 डिग्री अपने पास 90 डिग्री और 135 डिग्री ये अपने पास किसके मान आ गए थीटा के मान आ गए वो अपने यहाँ पे लिख दिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फॉर डी ऑर्बिटल के लिए आइगन वैल्यू क्या होगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की तो एल की आइगन वैल्यू होती है वो कैसे लिखते हैं एल एल प्लस वन एच कट तो एस पी डी ए जीरो एक दो एल का मान कितना आ गया दो तो दो गुना दो प्लस एक एच कट तो ये आ गया दो इंटू तीन रूट छह एच कट ठीक है ना तो इसकी जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था इसकी आइगन वैल्यू कितनी आ गई रूट सिक्स एच कट आ गई लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है एल जेड है और एल स्क्वायर है इनकी आइगन वैल्यूज कितनी कितनी है एक की के है एक की
लेमडा है, तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के और लेमडा। इसमें जल्दबाजी मत करना, यहाँ पे के स्क्वायर भी हो सकता था, यहाँ पे के स्क्वायर भी हो सकता था, फिर ये के पूछ लेता। ठीक है, तो पढ़ना है, यहाँ पे के ही है, के दिया है और के ही पूछा है, तब तो सिंपल आइगन वैल्यू आ जाएगी एलजेड की। एलजेड की आइगन वैल्यू कितनी होती है, एम एच कट, सिंपल आ जाएगा। अगर यहाँ के स्क्वायर होता और यहाँ के होता पूछता तो इसका रूट आता। समझ रहे हो आप मेरी बात, के स्क्वायर है वो एम एच कट है, तो के कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एम एच कट। ये ध्यान से पढ़ना। एल स्क्वायर वाले में यहाँ लैम्डा दिया है तो एल स्क्वायर वाला है। अब देखो एल होता तो रूट ऑफ एल एल प्लस वन एच कट आता, यहाँ एल स्क्वायर है तो ये आएगा सिंपली एल एल प्लस वन एच कट का स्क्वायर। तो इसका जो के था वो कितना आ गया, एम एच कट आ गया, और ये कितना है, स्क्वायर वाले से आ रहा है ना, तो ये आएगा एल एल प्लस वन एच कट का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। ये आप ध्यान रखोगे। इसी टॉपिक के साथ, इसी लेक्चर के साथ अपनी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो फिनिश होती है। यहाँ अपने आज क्वांटम मैकेनिक्स फिनिश कर दी है। अब इसका जो असाइनमेंट है आपको पीवाईक्यू का, वो मैं ऐप में अपलोड कर दूंगा, उसको आप सोल्व करना। ठीक है, अगले एक दिन तक आपको कोई लेक्चर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ताकि आप बैठ के वो असाइनमेंट आराम से सोल्व करो। जब असाइनमेंट आप सोल्व कर दोगे तो मैं असाइनमेंट का सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अपनी अच्छे से क्वांटम हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दो चीज आपको बताइए, आपको याद करनी है, आप याद करना। मेनली फॉर्मूले हैं, उन्हीं का काम है, कॉन्सेप्ट मैंने सारे के सारे आपको बताई दी है। ठीक है, और बस बाकी अगला जो लेक्चर होगा ना, उसके अंदर जो असाइनमेंट आपको मिल रहा है वो पीवाईक्यू का असाइनमेंट है। मोस्ट ऑफ चीजें उसमें पीवाईक्यू है, कुछ तो पीवाईक्यू मैंने करवा दिए यहाँ पे, वो मैं उसमें करवाऊंगा नहीं। ठीक है ना, उसमें दे दूंगा आपको कलेक्ट करके, पर वो पीवाईक्यू में करवाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने इनमें करवा दिए, तो आप वो खुद से भी कर पाओगे। मैं इनके अंदर आपको सिर्फ वही पीवाई को करवाऊंगा जो मैंने अब तक नहीं करवाया। और ये पीवाई को कौन से हैं, ये पीवाई को अपने पास रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और आरपीसी स्कूल लेक्चरर। मेनली इनके अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं क्वांटम मैकेनिक्स से, वो क्वेश्चन रहेंगे, वो अपने सारे के सारे सोल्व करेंगे। ओके, और यहाँ पे एक बात और देखो, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का आपने जो क्वांटाइजेशन देखा, ये अब देखो, जो बोहर का सेकंड अभिरीत था ना, सेकंड जो पोस्टुलेट था, वो आप याद करो। सेकंड पोस्टुलेट के अंदर क्या था, सेकंड पोस्टुलेट में अपने पास था एम वी आर बराबर क्या था, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई था ना। देखो यार यहाँ में लिखा होगा, ये रहा है ना, एम वी आर बराबर क्या था, या एल बराबर क्या था, एन एच अपॉन टू पाई था। मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटीकृत होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। ठीक है, तो वो चीज आपके यहाँ से वहां से भी आ रही है। यहाँ मैंने क्या बताया कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, तो वो चीज वहां से निकल के भी डायरेक्ट आ रही है। ओके, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो, इसके अलावा भी आप इस तरीके से देख सकते हो। चलो छोड़ो, और कुछ नहीं, इसके अंदर इतना ही था जो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। एक अलग चीज देखो, चलो देख लो, बताता हूँ आपको। एल एल प्लस वन एच कट होता है ना एंगुलर मोमेंटम, कहो तो आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहो तो इतना होता है ना। फोर हाइयर, अगर एन का मान इन्फिनिटी की तरफ जाए और एल का मान क्या होगा, जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक होगा, तो अगर ये इन्फिनिटी तो ये भी कितना होगा, इन्फिनिटी। इसका मान रखो तो अब इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी का रूट, तो ये कितना आएगा, इन्फिनिटी एच कट। ठीक है, तो जो अपने पास सिंपली ये क्या आ गया, एच कट का एक गुणक तो आ गया, एच कट का पूर्ण गुणित तो आ गया, एन एच कट आ गया ना, इन्फिनिटी क्या था, एन था, तो ये क्या हो जाएगा, एन एच कट। कहने का मतलब जब क्या हो, एन टेंस टू इन्फिनिटी हो, ये एन बहुत बड़ा हो। यहाँ पे लिखवा दूं क्या, ये बात यहाँ पे लिख लो। एल जो आया था वो क्या आया था, रूट एल एल प्लस वन एच कट। इफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, एल इजिकल टू क्या होगा, एन माइनस वन, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो एन ही रह जाएगा। तो एल एल प्लस वन जो है वो क्या बन जाएगा, एन का स्क्वायर, इसका रूट क्या बन जाएगा अपने पास, एन के स्क्वायर का रूट बराबर एन, तो इसका मान क्या आ गया, एन एच कट आ गया। ये बात किसने कही थी, याद करो, क्लासिकल में किसने क्या कहा था, उसने बोहर पोस्टुलेट ने, कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो एच कट का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यही तो कर रहे हैं, एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो ये अपने पास क्या किया, जब अपने हायर क्वांटम नंबर की तरफ गए, एन को हाई रखा, तो अपना जो पोस्टुलेट क्वांटम वाला है, ये क्वांटम का है, कहां चला गया, क्लासिकल में चला गया। इसे क्या बोलते हैं, कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल। कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल, तो ये कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल आपका आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी देखा था और यहां भी देख लिया। ठीक है ना, और ये आप वहां भी देख के आए हो, जो वन डी बॉक्स वगैरह देखते हो, उसमें जब हायर एंड की तरफ जाते हो तो एनर्जी जो गैप है वो कम होता जाता है, कंटिन्यूस आ जाती है, जो कि क्लासिकल की बात है। तो यहाँ पे लिख लो, फॉर हायर वैल्यूज ऑफ एन, for very higher values of n, L will be equal to small l, small l will be equal to n, small l will be equal to n, and and L equal to root of L L plus वन h cut, root of L L plus वन h cut, ये h cut बार है, ठीक है, बराबर n h cut, बराबर
NH cut. That is matching from Bohr's second postulate. That is matching from Bohr's second postulate of of orbital angular momentum of orbital angular momentum quantization. Quantization. This is correspondence principle. This is correspondence principle. As as we increase the quantum number n, as we increase the quantum number n, and n is very large, and n is very large, quantum mechanics move towards classical mechanics, classical mechanics, or we found similar results in quantum mechanics and क्लासिकल मैकेनिक्स की। जब आपका एन बहुत बड़ा होगा तो क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में सेम रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी क्वांटम पूरी हो गई। इसके शॉर्ट नोट्स अभी मत बनाना, लेक्चर देखना। ठीक है, सारे लेक्चर फिनिश करने के बाद असाइनमेंट करना और टेस्ट होगा, टेस्ट देना। उसके बाद आप क्या करना, अपना वो करना, शॉर्ट नोट बनाना। इसके बाद अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे। बीटा टेस्ट सीरीज के अंदर जो आपको अलग से परचेज करनी है, उसके अंदर क्वांटम का टेस्ट अपलोड है, पर ये ध्यान रखना सिर्फ क्वांटम का नहीं है, क्वांटम और स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। ठीक है, जिसको आप अपने पास और एटॉमिक फिजिक्स कह दो या स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिक्स कह दो। ठीक है, वो अपने अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। वो जब पूरी हो जाएगी तब आप उसको असाइनमेंट मिलेगा, उसके पीवाईक्यू होंगे, उसके बाद आप जाकर के क्वांटम वाला असाइनमेंट सोल्व करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। बाय।